नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आज। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना। वहीं विकास परियोजनाओं को लेकर कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आज। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे अध्यक्षता। कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना। विकास परियोजनाओं को लेकर कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। और अब बात करेंगे अगली खबर की। एक तरफ योगी सरकार जनता के दुख में हर संभव मदद करने की बात करती है, लेकिन बस्ती जिले में सरकार का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। सरयू नदी का जलस्तर इतना रौद्र रूप ले चुका है कि कटान तेज हो चुकी है। महुआ पार, कला, मदरहवा, मईपर, बड़कापुरवा, बेड़ारी, एहतमाली सहित आधा दर्जन गांव का अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं गांव को सरयू नदी कब अपने आगोश में ले इसको लेकर ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। महुआ पार कला गांव में लगभग दर्जन भर घरों को इस बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिया है, जबकि ग्रामीण पलायन कर दूसरा ठिकाना ढूंढने पर मजबूर हैं। जी नमस्कार। ये देखिए बस्ती जनपद का महुआ पार कला, जो कि ये सरयू नदी की कटान से लगातार इस गांव के करीब में आकर के और कई घरों को अपने चपेट में ले लिया। आज लगभग देखा जा रहा था कहीं न कहीं 3-4 घरों को जो है अपनी चपेट में लिया और सरयू की कटान से नदी में समा गए और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे आखिर कितने दिनों से यहाँ ये लोग रह रहे थे और ये मकान कितने दिनों से था, कितने गांव का ये मकान, मतलब ये गांव में कितने मकान है और कितने लोग यहाँ, इन लोगों का अब सहारा क्या होगा और अभी तक प्रशासन से इनको क्या सुविधाएं मिली हैं। अगर प्रशासन अगर समय से अगर यहाँ अगर आया होता और इस पर कार्रवाई की होती, मतलब इसकी इनकी मदद किया होता, तो आज ये दिन इन लोगों को देखना नहीं पड़ता। तो हम इन्हीं से जानते हैं। जी माता जी बताइए, आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं? समस्या बाकी जब खाए भी ना मारा था, जब जमीन ना सब कुछ बच गया, क्या कर। अच्छा, कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे कि आज नदी कट रही है और कितने दूर पहले नदी थी? नदी कटा कर तो घुसका कर तो आदमी कहाँ जाए भाग के। हाँ जब नाड़े देवा आप लोग तब तो बस खेती बाड़ी आप लोगों की जैसे सब कहाँ गए? सब कट गए नदी में? कट गया, नदी चला गया, कुछ नहीं है। हम लोग कैसे खा पिए थे अपना। कितने सालों से यहाँ आप लोग रह रहे हैं? अरे होगी तो साल हो गया। अभी तक कितने घर जो है इस नदी में जो है समा चुके हैं? बहुत समाज बेचारा। हाँ 7-8 कम नहीं हुई। देखिए ये भी है भाई साहब जो है जी, क्या लगता है कि मतलब जो है प्रशासन अगर आप यहाँ मदद करेगा तो क्या आप लोग बच सकते हैं? हाँ कोशिश करें तो बचेगा, तो नहीं करें पाएंगे ना, कुछ नहीं होगा। क्या दिक्कतें हो रही हैं? कट रहा है, यही दिक्कत है। घर सबको चला गया आधा ज्यादा। कैसे कट रहा है? नदी काट रही है सर। हाँ। नदी पहले कहाँ थी? जैसे ये 8 बताया जा रहा था 8 किलोमीटर दूरी थी नदी। हाँ। सर हाँ, तो क्या प्रशासन इसकी जानकारी नहीं रखता था? कुछ नहीं जानकारी सर रखे। हाँ। तो हम लोग धरना दिए गाय घाट में, फिर आए, फिर आके चले गए। कितने घर नदी के चपेट में आ चुके हैं? 10-12 लोग कट गए। अच्छा, कितने गांव चपेट में आ रहे हैं? कम से कम 4-5 गांव हैं चपेट में। क्या मांग करते हैं कि जिससे कटान रोका जा सकता है? आप लोग जैसे क्या लगता है कि प्रशासन इसको रोकेगा? जो जैसे प्रशासन कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग खाली जमीन दे दें, हम लोग के बस जाएं इधर डांडे बंधा के उस पार चाहिए। क्या नाम है आपका? अब बुलेट के बोल्डर गिराने से कोई कुछ नहीं फायदा है। अच्छा हाँ, क्या नाम है आपका? राजू पासवान। ये लगातार घर भी कट कर गिर गया है और ये देखिए लगातार इसमें पेड़ पौधे सारे जो है समा रहे हैं। कितने हम जानते हैं, लगभग कई बीघे खेत जो है इसमें चले गए, जो कि आप लोगों का जो राशन पानी इसमें जो पैदा होता था ये सब चले गए, समा गया सरयू नदी में। लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, और ये जो व्यवस्थाएं हैं, अगर प्रशासन बताते हैं 8 किलोमीटर दूर जो नदी है, अगर समय से प्रशासन अगर इस पर जो है समय से अगर चेता होता, अगर इन पर बंधा ठोकर वगैरह जो बनाया होता, तो शायद ये चीजें नहीं आती आप लोगों के साथ। क्यों? तो ये चीजें लगातार, और ये ग्रामीणों का जो दर्द है ये लगातार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपसे भी, जी बताइए क्या लगता है आपको कि
यहाँ पर जो है कटान लग रही है। कटान कब से थी, क्या प्रशासन को सूचना नहीं था? कटान तो सर ये लगभग 1.5 महीना हो गया सर। प्रशासन को इसकी सूचना था कि नहीं? सूचना तो इधर लोग इधर दिए थे और डीएम एसडीएम के पास सब जगह गया हुआ था। हाँ। लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ जो है आप सामने दिख रहा है, लेकिन इससे बचने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग जो है यहाँ पर जो है? अगर यहाँ पे पत्थर या दूसरा मतलब कोई बड़ा एक्शन लिया गया होता तो शायद ये गांव बच सकता था। जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है, जो यहाँ से विधायक और सांसद इन लोगों की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सरकार का जो वादा होता है कि हम जनता को सारी सुविधा मुहैया कराते हैं, क्या कहेंगे उनको? सुविधा क्या है सर, वो 10 किलो चावल या भूजा से इससे तो दिन कट नहीं जाएगा सर। तो इसमें जो है या तो जमीन मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, इसी में थोड़ा जनता का भलाई हो सकता है। वैसे अगर गांव बच जाए तो सबसे अच्छी बात है। गांव नहीं बचेगा तो फिर बेघर होके जिसके पास जमीन नहीं है क्या करेगा सर, कहाँ पे रहेगा वो जाके? तो ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो बोल्डर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, अगर समय से अभी भी अगर गिरा दिया जाए यहाँ पर, तो शायद यहाँ पर जो है इन गांव को बचा लिया जाएगा। और इनकी जो पुश्तैनी मकान है, कई सालों से इन लोग यहाँ रह रहे थे, इनको छोड़ने में भी जो है एक बार जैसे होता है कि जहाँ आदमी रहता है उसकी ये मोह जैसे माया होती है वो लगता है, लेकिन फिर भी ये लोग संतोष करके ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं और जगह बसा दिया जाए। जो हम लोग अपने इधर उधर पलायन करने को मजबूर हैं, तो हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं हमको व्यवस्थित किया जाए। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए भवुंदर यादव। हिस्ट्री शीटर सपा नेता हाजी रजा के अवैध अर्धनिर्मित शॉपिंग मॉल पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। बाकरगंज इलाके को छावनी में पुलिस ने तब्दील कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में अवैध बिल्डिंग गिराई गई। यूपी के फतेहपुर जिले के मेडिकल कॉलेज में सोमवार देर शाम जूनियर एमबीबीएस छात्रों और सीनियर छात्रों के बीच रैगिंग को लेकर विवाद हो गया। जूनियर मेडिकल के छात्रों ने आखिरकार रैगिंग का विरोध करते हुए आपस में भिड़ गए। इस दौरान सीनियर छात्रों ने 2 जूनियर छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मलबा थाने के क्षेत्र अलीपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में जूनियर और सीनियर के बीच रैगिंग के विरोध में पिछले कुछ दिनों से तनातनी का माहौल चल रहा था, लेकिन कई बार ये विवाद होते होते बच गया। मेडिकल कॉलेज से 2 छात्र संयम और अक्षत नाम के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आए थे जी। और उन्होंने बताया कि उनके सीनियरों ने उनके साथ रैगिंग की है, मारपीट की है जी। उनका मेडिकल मेरे द्वारा किया गया है। मेडिकल करने के बाद उनको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर दी। गंभीरता उसकी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होने के बाद ही डिसाइड होगा कि अति गंभीर चोट है या साधारण। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौट। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट। शिवपाल यादव भी पहुंचे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट। वहीं मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर चल रहा है मंथन। प्रत्याशी को जिताने के लिए चल रहा था मंथन। कटहरी सीट पर अभी नहीं घोषित हुआ सपा प्रत्याशी। शिवपाल यादव बनाए गए हैं चुनाव प्रभारी। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट। मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर चल रहा है मंथन। शिवपाल यादव भी पहुंचे जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट। शिवपाल यादव को बनाया गया है चुनाव प्रभारी। तो यूपी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मंथन का दौर जारी है। मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने के बाद अब अलग अलग सीटों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव विचार विमर्श, चर्चा और मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंचे हैं, मंथन चल रहा है लगातार मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर। हालांकि मिल्कीपुर पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद के नाम का ऐलान कर चुकी है सपा। कटहरी सीट को लेकर लगातार चल रहा है मंथन। दूसरी तरफ उपचुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर माना जा रहा है इस उपचुनाव को।
मिल्कीपुर और कटहरी, ये दोनों ही सीट सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में इन सीटों की कमान है। और लोकसभा की हार के बाद में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सुपर 30 की टीम बनाकर टीम 30 के माध्यम से इन अलग अलग सीटों पर एक बार फिर से कब्जा जमाने की तैयारी में है, ऐसे में समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रणनीति। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत बेहद अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं, जिनसे उत्साहित होकर समाजवादी पार्टी इन 10 उपचुनाव की सीटों के लिए भी जोरदार तरीके से तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जो मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से मिल्कीपुर सीट पर ऐलान हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हो गया है, लेकिन मिल्कीपुर और कटहरी को लेकर मंथन अभी भी जारी है। शिवपाल यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंचे हैं, सपा सुप्रीमो भी वहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मंथन चल रहा है? जी बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से कटहरी और मिल्कीपुर सीट कहीं न कहीं एक प्रतिष्ठा बन गई है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, इन दोनों सीटों पर कब्जा करना चाहती है। और कहीं न कहीं बीजेपी अयोध्या की सीट हारने के बाद अब मिल्कीपुर जो सीट है, अवधेश प्रसाद यहाँ से विधायक थे, इस सीट पर कहीं न कहीं अपना बदला भी बीजेपी पूरी तरह से बदला पूरा करना चाहती है। और यही वजह है कि दोनों सीटों पर कब्जा करने के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी कमान अपने हाथों में ले रखी है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट पहुंचे हैं, जहां पर इन दोनों सीटों पर कब्जे के लिए एक बार फिर से मंथन चल रहा है। और बता दें कि शिवपाल यादव कटहरी सीट के चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं, तो ऐसे में कटहरी सीट को पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और छाया वर्मा यानी कि लालजी वर्मा की बेटी को टिकट देने की पूरी रणनीति बना चुकी है समाजवादी पार्टी। और सूत्रों का यह दावा है कि इसका कहीं न कहीं शिवपाल यादव जो है विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर छाया वर्मा प्रत्याशी होती है तो परिवारवाद का बड़ा आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लग सकता है। और कटहरी सीट पर कई ऐसे दावेदार हैं जो क्षेत्र में रहकर समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और वहीं मिल्कीपुर सीट की बात करो तो मिल्कीपुर सीट पर जिस तरह से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम पर पूरी तरह से मुहर लग चुकी है, वो प्रत्याशी होगी। और इन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। और इन्हीं दो सीटों को लेकर शिवपाल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच मंथन चल रहा है। अब देखना यह होगा कि कटहरी सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि यह लड़ाई कहीं न कहीं जो है बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हार सीट बन चुकी है। अयोध्या सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हर हाल में बीजेपी जीतना चाहती है और कुछ यही हाल कटहरी विधानसभा का है। तो ऐसे में अहम रणनीति बनाई जा रही है। और आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे हैं, अपने चाचा से राय शुमारी भी कर रहे हैं, अब यह माना जा रहा है कि कटहरी सीट पर भी जल्द ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। और प्रत्याशी घोषित करने में किसी भी प्रकार का परिवारवाद या फिर अन्य आरोप न लगे। अगर यहाँ भी समाजवादी पार्टी सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को प्रत्याशी घोषित करती है तो कहीं न कहीं रार भी पैदा हो सकता है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर कहीं न कहीं रार देखने को मिला था। यहाँ पर 3 दावेदार थे, लेकिन अजीत प्रसाद को टिकट देने के बाद कहीं न कहीं रार भी खत्म करने की कोशिश की। फिलहाल जिस तरह से अयोध्या की मिल्कीपुर और
अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट अब पूरी तरह से जो है हॉट सीट बन चुकी है और इसके पीछे यह भी कहा जा रहा है कि हर हाल में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ यानी कि बीजेपी इन दोनों सीटों पर कब्जा करते हुए अपनी हार का भी बदला लेना चाहती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से रणनीति से काम कर रही है, वहीं अखिलेश यादव भी लगातार मिल्कीपुर और कटेहरी को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं। ऐसे में मिल्कीपुर से लेकर ऐलान किया गया तो परिवारवाद का ठप्पा लगा है। ऐसे में कटेहरी सीट को लेकर भी अगर परिवारवाद का ठप्पा लगता है तो पीडीए फॉर्मूला क्या पीछे हो जाएगा? जी निश्चित तौर पर प्रियंका, जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का नाम घोषित करने से परिवारवाद का ठप्पा लगा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण सीट करहल की सीट भी देखी जा रही है। यहाँ पर सूत्रों का दावा है कि तेज प्रताप का नाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव फाइनल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर शुरुआत जो है मिल्कीपुर से हुई है और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया तो परिवारवाद का बड़ा आरोप भी लगेगा। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्री राम नगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से शुभ मुहूर्त देखते हुए शुरुआत किया है, लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के अंदर खाने में बड़ी रार भी है, क्योंकि कई ऐसे दावेदार हैं जो मेहनत कर रहे थे, कई ऐसे दावेदार हैं वह भी कह रहे हैं कि अगर मिल्कीपुर सीट पर अजीत प्रसाद का नाम घोषित किया गया है और उनके पिता सांसद हैं, वह सांसदी कर रहे हैं, तो क्या एक ही परिवार को सांसद और विधायक बनाकर समाजवादी पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है? हालांकि पासी कार्ड, दलित कार्ड खेला गया है यहाँ सपा की तरफ से, वहीं बीजेपी भी। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला, लखनऊ में प्रदर्शन कर रही है अपर्णा यादव। गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रही हैं अपर्णा यादव। महिला सुरक्षा को लेकर अपर्णा यादव का प्रदर्शन। और अगली खबर दिल्ली से सामने आ रही है। उपचुनाव के लिए यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। तो कोलकाता में डॉक्टर से रेप मर्डर का मामला, लखनऊ में प्रदर्शन कर रही हैं अपर्णा यादव। महिला सुरक्षा को लेकर अपर्णा यादव का प्रदर्शन। भारी संख्या में लोगों के साथ गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रही हैं अपर्णा यादव। कोलकाता में डॉक्टर से हुए रेप मर्डर के मामले में अपर्णा यादव का प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन, भारी संख्या में महिला भी उनके साथ इस प्रदर्शन में शामिल। गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रही हैं अपर्णा यादव। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से अपर्णा यादव प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है महिला सुरक्षा को लेकर, भारी संख्या में लोग भी उनके साथ हैं, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है और किस तरफ राजनीति का ये इशारा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोलकाता की जो घटना हुई थी उसके बाद पूरे देश के अंदर जो है वो विरोध और नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। और इसी के चलते आज जो है बीजेपी की जो नेता हैं अपर्णा यादव, वो आज गांधी प्रतिमा पर पहुंची और वहां पर वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई और साफ तौर पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है। उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो वहां पे एकत्रित हुई और वहां पर महिलाओं सुरक्षा के लेकर जिस तरीके से बातें की जाती रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतरा है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार की जो भूमिका रही है उसको लेकर वो सवाल जरूर जो है उठाती हुई नजर आई है। और इसके लिए आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर किया गया है। उनके साथ में जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, अस्पतालों से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, कर्मचारी, महिला कर्मचारी हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और सबने एक तरफ से जो है साफ तौर पर कहा कि वहां पर जो भी पूरी घटना हुई इसमें न्याय मिलना चाहिए। सरकार की जो भूमिका है तो उस पर उन्होंने जरूर जो है वो सवाल उठाए हैं और कई तरीके की जो लापरवाही है उसका उन्होंने वहां पे आरोप लगाया है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय समारोह में नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। हमारे
रायपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सविता कपूर जी, उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा उन्नयन समिति प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जी, सचिव उच्च शिक्षा श्री शैलेश बगोली जी, अपर सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर उच्च शिक्षा पांडे जी और सभी हमारे उच्च शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण एवं आज जिनके निमित्त आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी हमारे चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर एवं उनके सभी अभिभावकगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, मैं आप सभी को सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं, इनको सफलता मिली है, उन सभी को अपनी ओर से आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। और आज आप सब यहाँ मुख्य सेवक सदन में आए हैं, बहुत सारे लोग आज इसमें से पहली बार यहाँ पहुंचे होंगे, तो जो पहली बार आए हैं उन सबका भी अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। आप इसे मंजिल मत समझ लेना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है। आपको पैर रखने की जगह मिल चुकी है। अब आप सबको अपने जीवन के श्रेष्ठ प्रदर्शन से उसको प्रमाणित करने की भी जो है चुनौती आप सबके सामने आ गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस चुनौती को अवश्य स्वीकार करेंगे और इस चुनौती को पार करेंगे। इस अवसर पर मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ और विकसित राज्य बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। साथियों, हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी बाबा केदार की भूमि। तो आप देहरादून से सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।